सब दिखे अभी मैं लिखूंगा। कोलिजन थियरी ऑफ बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये थियरी एक जो केमिकल काइनेटिक्स में है और यहां से एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली। ऐसा कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता बट एमसीक्यूज आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलाइड करना, मतलब टकराना। बायमोलिक्यूलर का मतलब क्या पढ़ाया था? दो मॉलिक्यूल्स। तो दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो आगे क्या क्या होने वाला है रिएक्शंस में, वो सारी चीजें यहां पे बताई गई है इस थियरी में। ओके, जिसका पहला जो पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट, अभी कोई बात नहीं करेगा, चुपचाप बैठे रहो। जो फर्स्ट पॉइंट है उसका नाम है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब हमको जो पहला पॉइंट थियरी में बोला गया उसमें वो लोग ये बता रहे हैं कि जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके लिए। मान लो ये दो रिएक्टेंट है, इनका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो थियरी क्या बोलता है? सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, क्योंकि अगर रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो इस थियरी का मानना है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब हमको जब ये बोला गया कि कोलिजन जरूरी है, कोलिजन के बिना रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तो लोगों ने माना कि ठीक है, ये बात तो सही है कि कोलाइड करना चाहिए, बिकॉज रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कोलाइड करना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में ऐसा एक्सपेक्टेड था, मतलब एक एक्सपेक्टेशन था इनका, एक्सपेक्टेड चीजें बता रहा हूं कि इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था। इन्होंने एक्सपेक्ट ये किया कि अगर कोलिजन से ही रिएक्शन हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कोलिजन होगा। मतलब जितने ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेट। ये एक्सपेक्टेशन था इनका, जो कि सही नहीं था, ये गलत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर कोलिजन जो यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ कोलिजन, जरूरी नहीं है कि हर कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज इनको कब पता चला? इनको पता चला गैस फेज रिएक्शंस में। अब देखो भाई, गैस फेज रिएक्शन को इन्होंने क्यों रेफरेंस बनाया? क्योंकि गैस क्या होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, गैस के पार्टिकल घूमते रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर हम ये एक्सपेक्टेशन को मान के चले कि ऐसा होता है कि रेट कोलिजन पे डिपेंड करता है, तो गैस फेज रिएक्शन में बहुत ज्यादा कोलिजन्स होंगे, बहुत ज्यादा, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ मोशन, बहुत कोलिजन्स होंगे। तो अगर कोलिजन पे रेट डिपेंड करेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो 10 के पावर्स में 8 या फिर मान लो ऐसा कुछ आएगा, 10 के पावर में 10, 10 के पावर में 16। ये रेट देखो बहुत ज्यादा है, बड़ा नंबर है। तो पता ये चला कि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा रेट कभी नहीं आया। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सपेक्टेशन क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन के बराबर, जितना कोलिजन उतना रेट। तो गैस फेज रिएक्शन में सबसे ज्यादा कोलिजन होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े वैल्यूज हम यहाँ लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन,
क्या 10⁸ लिखा मैंने, 10⁻10 लिखा, 10⁻16 लिखा, ठीक है, ऐसे वैल्यूज आने चाहिए थे। रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है इसका मतलब, समझ रहे हो, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसे रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है इतने हाई रेट वाले। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला इस पूरे कॉन्सेप्ट से? कंक्लूजन ये निकला उनका कि भाई कोलिजन बिटवीन reactant molecules is not the only criteria for the formation of product। ये समझो इसको, ये पॉइंट अपने बुक में नहीं लिखा है, अपने बुक में खाली इतना ही बताया जो अभी मैंने बताया। तो ये जो रेट आना चाहिए था यहां पे, ये आता है क्या? नहीं आता प्रैक्टिकली, नॉट पॉसिबल। अब ये इसका रीजन ढूंढना था, तो उनको इतना तो समझ में आ गया रेट कोलिजन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कोलिजन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। तो कुछ और भी इन्वॉल्व है इसका मतलब, कोलिजन के अलावा। कोलिजन होना चाहिए, बिना कोलिजन के रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, बट कोलिजन पे ही रेट डिपेंड करता है, ये मानना गलत था। अगर ऐसा सच में होता तो फिर रेट बहुत हाई होता गैस फेज में, जो कि हुआ ही नहीं। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है। तो तब उनको लगा कि यार कोलिजन को कंसीडर करके रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो और भी कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। तब आया सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म जो आया कोलिजन थ्योरी में, उसका नाम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या फिर उसको एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, कुछ भी एक लिख सकते हो। कहीं कहीं पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लिखा होता है और कहीं कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी लिखा होता है। ये जो टर्म है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, याद रखना ये E इज फॉर एनर्जी, A इज फॉर एक्टिवेशन। अब ये तुम्हारे लिए नया टर्म है। तो कोलिजन थ्योरी ने माना कि यार एक और चीज इन्वॉल्व है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसका नाम क्या था? एनर्जी ऑफ। अब इनसे पूछा गया व्हाट इज दिस एक्टिवेशन एनर्जी, तो इन्होंने बोला कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, ये जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कोलिजन होगा ना, तो कोलिजन के टाइम पे दे मस्ट हैव सम मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब वो टकराएंगे तो उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ड्यूरिंग कोलिजन। उस एनर्जी को बोला गया, कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। अब व्हाट इज दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी? ये वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास होनी ही चाहिए ड्यूरिंग कोलिजन, जिससे आपका रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो अब पता ये चला कि हर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, हर एक के पास नहीं होती। अगर हर एक के पास होती तो फिर ये तो सही हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी कोलिजन इज नॉट सक्सेसफुल, हर कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होता। मतलब हर कोलिजन से प्रोडक्ट बने इसकी गारंटी नहीं है। तो कोलिजन तो होना चाहिए, उसके साथ साथ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास ड्यूरिंग दैट कोलिजन। ओके, उसको उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी बोला। हाँ, अब इसके बाद उन्होंने बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर हर मॉलिक्यूल के पास होगी, ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो 100% सारे के सारे कोलिजन सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? हर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, बट
जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि भाई सिर्फ एक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। टाइनी फ्रैक्शन, बहुत स्मॉल अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अब यार पहला क्राइटेरिया कोलिजन था, दूसरा क्राइटेरिया एनर्जी था, फिर भी आपका प्रोडक्ट बहुत स्मॉल अमाउंट में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब ये दो लोग के ऊपर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कुछ और भी इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर सबके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, सब कोलिजन भी कर रहे हैं, फिर भी प्रोडक्ट कम आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? तो तब जाके आया तीसरा टर्म, तीसरा उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद तीसरे टर्म का नाम क्या है? अभी ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो। तो अपने बुक में एक एग्जांपल दिया इसके लिए, ओरिएंटेशन बताने के लिए, मैं तुमको बता रहा हूं। अपने बुक में बोला कि एक रिएक्शन कंसीडर करो, ओरिएंटेशन समझाने के लिए। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, और वो रिएक्शन है ना, ये है ए प्लस सी सिंगल बॉन्ड बी गिव्स ए बी प्लस सी। ध्यान से सुनो, देखो यहां पे ये एक रिएक्टेंट है और ये एक रिएक्टेंट है, बराबर है। यहां पे देखो इसका बॉन्ड टूटा, तभी ए और बी का बॉन्ड यहां पे बना और सी सेपरेट हो गया। तो इन्होंने क्या बोला, ओरिएंटेशन में दो केसेस है। केस वन जो है, पहले वो बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव मतलब जो कोलिजन से प्रोडक्ट बनने के चांसेस है उसको इफेक्टिव मानेंगे, सक्सेसफुल। अब व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? तो इनका ये बोलना है, क्योंकि हमको दिख रहा है ए और बी का बॉन्ड बन रहा है, तो पॉइंट ये है कि ए का मॉलिक्यूल, जब बनाता हूं मैं, ये ए है आपका, ठीक है, और यहां पे मान लो बी है, और इसको सी मान लो। अब देखो इधर, ये आपका ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, इधर प्लस। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये है कि ए को अगर बी के साथ बॉन्ड बनाना है तो इनका ओरिएंटेशन एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, जैसे इधर पे मैंने बताया। तो आपका कोलिजन सक्सेसफुल होगा और आपको मिलेगा ए बी प्लस सी। इसको डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो ऐसा, ये ए है ना आपका, तो यहां पे ए और ये वाला बी बना देंगे एक छोटा सा, उसको यहां लगा दो, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी और यहाँ पे सी, सो दिस इज प्रोडक्ट। इसको इफेक्टिव कोलिजन बोला गया। अब सेकेंड केस जो है ना, वो है इनइफेक्टिव कोलिजन। नाउ व्हाट इज इनइफेक्टिव? मतलब कोलिजन तो हो रहा है, कोलिजन तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। कोलिजन तो होने वाला है बट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपन, ए अभी ओरिएंटेशन में फर्क नजर आ रहा है कुछ? ये ए है, ये सी है, ये बी है। इसका मतलब ये हुआ यार ए को तो बी के साथ बॉन्ड बनाना है, लेकिन ओरिएंटेशन में उसके सामने तो सी है,
तो कोलिजन तो इनका होगा लेकिन कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो यहां पे कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। तो ऐसा होता है मॉलिक्यूल में। मतलब अभी आपको समझा कि 3 चीजों की जरूरत पड़ रही है। पहला, कोलाइड तो करना चाहिए। दूसरा, कोलिजन के पास टाइम पे मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तीसरा, कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। मतलब जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टकरा के प्रोडक्ट बनाना है वो फेस टू फेस होने चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अभी यहां देखो आपका बी बहुत दूर है, सी इसके पास है, तो यहां पे कोलिजन इनका होगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ए को सी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाना है और वो उसके सामने है। सो दैट इज कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन। मतलब अब समझा कि कोलिजन और रेट क्यों एक दूसरे के बराबर नहीं है। कोलिजन तो रिएक्शन में हजारों लाखों होते हैं लेकिन हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। समझा क्यों नहीं होता? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी लेकिन उनका ओरिएंटेशन बराबर नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो लैकिंग है। ठीक है, अब ये हो गया तीसरा क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया देखने के बाद एक फाइनल क्राइटेरिया आया, चौथा वाला, जिसके बाद पता चला कि प्रोडक्ट एक्चुअल में कब बनता है। और उस 4th वाले क्राइटेरिया को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अभी देखो बैरियर वर्ड लिखा है इधर। इसका मतलब यह हुआ कि इनका यह मानना है कोलिजन थ्योरी का, हर रिएक्शन में एक बैरियर होता है। बैरियर क्या होता है? बेसिकली ऑब्स्टेकल, है ना। वो बैरियर एनर्जी का बैरियर है। वो बैरियर क्या है? एक एनर्जी का बैरियर है। उस बैरियर को क्रॉस करना हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए जरूरी है, क्योंकि जब वो बैरियर को क्रॉस कर लेगा तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो लोग वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो फाइनल पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर। अब ये बैरियर के बारे में क्या बताया गया कि जब भी कोई रिएक्शन मतलब होता है तो रिएक्टेंट का डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होता कभी। ठीक है, बीच में एक इंटरमीडिएट फेज आता है। ये मैंने 11th में भी सिखाया था, है ना। तो अपने को यहां पे उन्होंने एक बुक में हमारे दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि भाई कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। मैं वही रिएक्शन ले रहा हूं वापस, ध्यान से सुनो। A प्लस सी बी गिव्स ए बी प्लस सी। ये तो ऐसा दिख रहा है, बट कोलिजन थ्योरी बोलता है कि ये ऐसा नहीं होता। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता। ये रिएक्शन इस तरीके से होता है कि पहले आपका ए और सी बी जब कोलाइड करता है ना, तो उनके बीच में एक ऐसा स्टेज आता है। ये स्टेज पे ध्यान दो, ये ऐसे डॉटेड लाइन, एक फेज आता है। उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है। नाउ दिस फेज, जब ये इस फेज में होता है, इसको बोला गया ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? जहां पे ना ए बी का बॉन्ड कंप्लीटली बना है और ना बी और सी का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हुआ है। डॉटेड लाइन दिखा है, पार्शियली है। दोनों बॉन्ड वीक तो हो चुके हैं ना, ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूटा है ना वो पूरी तरीके से बना है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक इंटरमीडिएट स्टेट है। अच्छा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वर्ड इन्होंने यूज किया उसके लिए। एक्टिवेटेड का मतलब होता है एनर्जी बहुत ज्यादा है यहां पे। ये आपके रिएक्शन का सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, और बेटा यही बैरियर है, यही बैरियर है। क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को जिसने क्रॉस कर लिया तो वो उस साइड चला गया, प्रोडक्ट बनेगा। और जिसने हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को क्रॉस नहीं कर पाया
वो वापस से रिएक्टेंट बन जाएगा। समझ रहा है कुछ? इसीलिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो पार्ट प्ले करता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। बिकॉज उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू दिस एनर्जी और इट शुड बी ग्रेटर देन दिस। समझा कि नहीं? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात चल रही थी कोलिजन के टाइम पे, वो एनर्जी इस बैरियर को क्रॉस करने जितनी होनी चाहिए या इससे ज्यादा। इस बैरियर की एनर्जी जो भी है, अगर उससे कम अमाउंट में रिएक्टेंट के पास अगर एनर्जी है तो वो कोलाइड तो कर लेगा, बट वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा उसका। बिकॉज जो मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट था वो पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। समझ रहे क्या कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया है। वो ग्राफ अभी मैं बनाने वाला हूं, उसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, इतना हो गया कि लिख के? लिखो जल्दी फटाफट। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अभी मैं बनाने वाला हूं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है। यहां पे ना ब्रैकेट में ऐसा लिख दो, इफेक्टिव कोलिजन में लिखो प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है? और इनइफेक्टिव में लिखो इनप्रॉपर ओरिएंटेशन। जल्दी लिखो। हो गया? सोने नहीं आए हो इधर? चेंज करूं? देखो खाली कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, जैसा कोई क्वेश्चन आंसर टाइप नहीं आएगा। ये सारे स्टेप्स को याद रखो, 4 स्टेप्स है। पहला क्या है? कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। दूसरा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए। तीसरा, ओरिएंटेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। और चौथा, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ठीक है? जो ये चारों स्टेप्स को फॉलो करेगा जो भी मॉलिक्यूल, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और ऐसा बहुत फ्यू मॉलिक्यूल्स कर पाते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में जब एक्सपेरिमेंटली ये चीज को देखा गया, तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यूज होते हैं उसमें से ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। फ्रैक्शन, तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये चारों क्राइटेरिया जो फॉलो करता है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट। इसमें से एक भी अगर किसी ने क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया, जैसे मान लो कोलिजन हो रहा है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है, ओरिएंटेशन बराबर नहीं है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है? अभी कोई ऐसा है जो कोलाइड भी कर रहा है, इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं कर पाए। तो इसलिए सारे क्राइटेरिया मॉलिक्यूल्स के पास होने चाहिए। हाँ, अब देखो ग्राफ जो है ना, ये आपके बड़े काम का है, क्योंकि अपन ने इतने सालों से स्कूल में एक चीज सीखी है कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? ये ग्राफ के थ्रू ही बताऊंगा कि रेट बढ़ता कैसे और रेट कम कैसे होता है। ये ग्राफ के अंदर ही उसका आंसर है। अभी पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं इसको। वाई एक्सिस पे है ना पोटेंशियल एनर्जी लिखना, और एक्स एक्सिस पे लिखने का रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स।
ऐसा कुछ बनाना है तुमको। तुम बनाओ, सही है वो, तो मॉडिफाई कर रहा हूँ थोड़ा मैं। अरे बराबर है वो, बनाओ बनाओ, गलत नहीं है, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं तो। कौन है होमो सेपियन, कौन है? ओके, ग्राफ पे ध्यान दो। देखो, आवाज नहीं। देखो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ग्राफ के अंदर, और ये ग्राफ अपने को एक पूरे कॉन्सेप्ट का एक ओवरव्यू देता है, जो भी हमने सीखा है। देखो, यहां पे रिएक्टेंट है, बराबर, पोटेंशियल एनर्जी है ये, तो यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब यहां से ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करने की। देखो, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना ये, तो ये किसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी? रिएक्टेंट की एनर्जी से लेके ट्रांजिशन स्टेट, समझा कि नहीं? अब यहां पे कुछ तो एनर्जी होगी ना रिएक्टेंट के पास, मान लेते हैं 10 किलो जूल है, ओके, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मान लो 100 किलो जूल है। व्हाट इज द डिफरेंस?
90, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। 100 माइनस 10, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी 10 किलो जूल है, जरूरत कितने की है उसको, टू क्रॉस दैट बैरियर, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ क्या, रिएक्टेंट्स। समझा कि नहीं समझा? तो जब वो लोग कोलाइड करेंगे, दे मस्ट हैव दैट मिनिमम अमाउंट टू क्रॉस दिस बैरियर, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। अब जो लोग इस 100 से ज्यादा एनर्जी को गेन करते हैं, या उतनी एनर्जी उनके पास होती है या उसके बराबर होती है, वो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। जब ये बैरियर को क्रॉस करेंगे तो ये बनेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो स्टेप होता है ना, ये वाला, ये हमेशा स्लो स्टेप होगा, बिकॉज यहीं पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, इसी स्टेप में बॉन्ड का ब्रेकिंग भी होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी। अरे यस और नो? बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। समझा कि नहीं? स्लो स्टेप होता है ये। और जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करते हैं, नाउ इट इज अ फास्ट स्टेप। ये वाला स्टेप जो है ना, वो फास्ट स्टेप होता है, ये फास्ट। अब सुनो ध्यान से, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग जब भी होगा तो उस टाइम पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब के रिएक्टेंट को एनर्जी क्या करनी है, एब्जॉर्ब करनी है, ताकि एनर्जी बढ़े। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वहां पे एनर्जी का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखो ध्यान से, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, प्रोडक्ट इधर है, बराबर? प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। व्हाई इट इज लेस? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो गई। अच्छा, इससे एक और चीज प्रूफ होती है कि जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो, ये सब बुक में कुछ नहीं जो मैं सिखा रहा हूं, ये सब तुमको एंट्रेंस में काम आएगा, इसलिए सिखा रहा हूं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर कम है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो बेटा ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोला गया है। एक्सोथर्मिक नहीं होगा ऐसा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम आएगी रिएक्टेंट से, क्योंकि एनर्जी क्या हुई है, रिलीज। तो ये जो ग्राफ है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, क्योंकि एक ग्राफ और होता है वो एंडोथर्मिक का होता है। अभी वो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट नीट जेई के सिलेबस में वो भी है। तो ये जो ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सा वाला है? अब तुमको बताता हूं एक्सोथर्मिक प्रूफ भी कैसे करते हैं, हम प्रूफ भी करते हैं उसको। यहां दिख रहा है डेल्टा एच लिखा हुआ है, हाँ? डेल्टा एच को थर्मोडायनेमिक्स टर्म है, ये थर्मोडायनेमिक के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी मतलब हीट, एनर्जी है, एंथैल्पी एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेल्टा एच से ये डिसाइड होता है वेदर योर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनो। अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो आपका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अब मैं समझाता हूं कि डेल्टा एच होता क्या है, सुनो ध्यान से। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। व्हाट इज एंथैल्पी? एनर्जी। अरे एंथैल्पी एनर्जी है, हीट।
अच्छा मुझे बताओ, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी, अरे नीचे है ना, रिएक्टेंट की ज्यादा, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? अरे प्रोडक्ट की एंथैल्पी मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, माइनस रिएक्टेंट, ये जो डेल्टा एच है ना, ये डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट नीचे है ना, उसकी एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की, तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का, ये डिफरेंस, ये तो नेगेटिव आएगा। प्रोडक्ट इज लोअर वैल्यू, रिएक्टेंट इज हायर वैल्यू, नेगेटिव आया। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक ग्राफ ऐसा होता ही नहीं है, ये है ना, ये नीचे रहता है, ये ऊपर रहता है एंडोथर्मिक में, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी ना, फिर रिएक्टेंट की कम होगी, उस टाइम डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, तो एंडोथर्मिक होता है। तो ये जो ग्राफ है ये एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। ये क्या बता रहा है आपको? एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ये बता रहा है। और ये जो आपको पूरा गैप है, देखो ये सब, ये अलग है, सुन लो, ये लाइन जो है और ये वाला जो डिफरेंस है, ये सिर्फ डेल्टा एच के लिए, और ये जो डिफरेंस है ना रिएक्टेंट से लेके ट्रांजिशन का, ये क्या है? हाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये याद रखो। नहीं तो पब्लिक को लगता है यहां से लेके यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी है, नहीं। समझा क्या बोल रहा हूं? और एक चीज बताता हूं, अगर आप ऐसे फॉरवर्ड में जा रहे हो तो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, अगर बैकवर्ड आओगे ना तो फिर यहां से लेके यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी तो इधर है ना, फिर अगर आपको बैकवर्ड आने तो बैरियर बड़ा हो चुका है अब। समझा क्या बोल रहा हूं? इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं बताने के लिए। ये जो येलो वाला लाइन है ना, ये देखो, अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया ना इधर, ये वाला, तो ये भी एक्टिवेशन एनर्जी बनेगा, बट ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये वाला जो है ना, ये किसके लिए है? फॉरवर्ड। तो ये भी एक्टिवेशन एनर्जी अब, लेकिन यहां से लेके, बट ये किसके लिए बेटा? ये बैकवर्ड के लिए। तो अभी सोचो कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? तो बैकवर्ड आना आसान होगा? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जो रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं ना, उनमें ये केस होता है। क्यों वो बैकवर्ड नहीं आते? बिकॉज द एक्टिवेशन एनर्जी इज सो हाई कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में पहुंच नहीं सकता, उतनी एनर्जी चाहिए उसको, बिकॉज द बैरियर इज वेरी बिग। समझा? फॉरवर्ड में जाना उसके लिए जा सकता है, बिकॉज उतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। तो बैकवर्ड के लिए जब आप यहां से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाओगे तो आपका बैरियर बढ़ चुका है, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिवर्सिबल होते हैं। तो इरिवर्सिबल वाले यही होते हैं, बैकवर्ड आने की एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन, यहां पे लिखता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। तो अगर बैकवर्ड की एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के चांसेस बहुत कम है। समझ में आए कि नहीं? ये सारी चीजें ग्राफ के अंदर इतना सब कुछ चाहिए। ओके, यहां तक समझा सबको? तो यहां पे अपने रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी थी, उसको इस एनर्जी को अचीव करना था। अब जिन लोगों ने भी इतनी एनर्जी अचीव कर ली, अब उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, मतलब उन्होंने कोलिजन भी किया, उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी थी, और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर था, बैरियर को क्रॉस कर लिया। अब जितने भी लोगों ने बैरियर को क्रॉस किया वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और उनके बीच में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का डिफरेंस है। ओके, और जो दूसरा डिफरेंस हमने पढ़ा डेल्टा एच, वो क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस। अब जैसे हम यहां देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है, और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब हमारा रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। इतना क्लियर हो गया सबको? समझ में आया? अब बोलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ड्रॉ किया सबने?
एक है ना अपने बुक में एक पॉइंट है, उसको मार्क कर लो खाली। ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 131 पे ना, इस ग्राफ के ऊपर ये 5 लाइन लास्ट की, ये लास्ट का देखो 5 लाइन, उसमें लिखा है, अच्छा उसके ऊपर एक और लाइन है, द हाइट ऑफ द बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वो तो मैंने बता दिया, हाइट ऑफ द बैरियर। reactant molecule transform to product only if they possess energy equal to or greater than such activation energy। मतलब ये reactant product में कब कन्वर्ट हो पाएगा, जब उसके पास इस 100 किलो जूल के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी होगा ये। और लास्ट में लिखा है, देखो मैंने बोला था ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दोस पोसेस एनर्जी ग्रेटर देन ईए, उसका एक फॉर्मूला है उधर। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका क्या फॉर्मूला लिखा है उन्होंने, F इज इक्वल टू ई रेस टू, ये है ना एमसीक्यू में पूछा है, ये फॉर्मूला पूछा था। F मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब टोटल मॉलिक्यूल में से कुछ फ्रैक्शन जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी थी या उससे ज्यादा थी, उनका फॉर्मूला क्या रहा है, ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू टी। ई ए क्या है उसमें, एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज अ गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसका कुछ यूज है, अभी आगे बताऊंगा मैं, बट फिलहाल इसको याद रखो, इसलिए बताया क्योंकि अभी आगे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, उस फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी। समझा गया ग्राफ? तो एंडोथर्मिक का ग्राफ सिर्फ क्या होगा, उसमें इसकी एनर्जी को थोड़ा नीचे ले लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो ग्राफ ऐसी रफली बता रहा हूं मैं, ऐसा बनेगा, समझा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो अभी देखो यहां रिएक्टेंट है और यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो एंडोथर्मिक ग्राफ ऐसा होता है, और ये एक्सोथर्मिक ग्राफ। तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे ना, उसमें ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, और जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे उसमें ग्राफ ऐसा बनेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे देखो, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, बराबर है कि नहीं, और बैकवर्ड की कम है ना, बैकवर्ड की इतनी है, फॉरवर्ड की इतनी बड़ी वाली, ऐसा होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, ये सबसे बड़ा बैरियर है, और जो हम इतने सालों से पढ़ते आए कि व्हाई वी आर एडिंग कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट। हाँ, कैटलिस्ट अंदर जाके एक्चुअल में क्या कर रहा है पता है, उस बैरियर को कम कर रहा है। मतलब एक्चुअल में कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। अब बेटा तुम्हारा बैरियर छोटा होगा तो रिएक्शन जल्दी होगा। मान लो ये 100 किलो जूल था, अब कैटलिस्ट ऐड किया, उसने बैरियर 50 पे लेके आ गया, तो अब तो 40 किलो जूल चाहिए, मोर इजी टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो अभी तक अपने को कभी ये नहीं बताया गया था कि वो एक्चुअल में कैटलिस्ट करता क्या है। कैटलिस्ट क्या करता है, reduces the activation energy, this is the main part of catalyst। कैटलिस्ट के ऊपर ना टेम्परेचर का कोई असर होता है ना किसी चीज का असर होता है, उसका एक ही काम है, अंदर जाने का, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट के पास है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे सर टेम्परेचर बढ़ाने से भी तो रिएक्शन फास्ट होता है ना, तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट जो होता है उसका सीन अलग है, एक्टिवेशन एनर्जी का उससे कोई लेना देना नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम सिर्फ एक ही बंदे का है, कौन है वो, कैटलिस्ट। टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होती है, तुम भले कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, एक्टिवेशन एनर्जी वैसी की वैसी रहेगी। तो मैं तुम्हारे को अभी अगला पॉइंट वही सिखाने वाला हूं कि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट हो गया। अब यार फास्ट कैसे हुआ, तो वो अपने को सीखना है, ठीक है। इतना हो गया लिख के। एक पॉइंट और इधर पे मेरे को ये एमसीक्यू में आ सकता है, बता रहा हूं मैं कहां पे, मेरे को इधर इधर पीछे ये ना डू यू नो का एक पॉइंट है इधर वाला, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या लिखा है, एक गैसियस रिएक्शन है जो 298 केल्विन पे हो रहा है, 25 डिग्री,
उसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना लिखा होता है 75 किलो जूल पर मोल। वो लोग बोल रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, तो इस फॉर्मूले से पता चलता है फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, एफ मतलब फ्रैक्शन। तो उन्होंने ना गैस फेज रिएक्शन का एफ का वैल्यू निकाला। वो एफ का वैल्यू देखो उनको कितना आया 7 इंटू 10⁻⁻14। इज इट अ बिगर वैल्यू और अ वेरी स्मॉल वैल्यू? बहुत छोटा है ये। इतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। आप समझो ये वैल्यू कितना छोटा है, समझा? क्योंकि जो क्राइटेरिया डिसाइड किए गए वो सारे के सारे क्राइटेरिया हर एक के पास अवेलेबल नहीं हो सकते। 7 इंटू 10⁻⁻14 इज द वैल्यू। तो आगे उन्होंने लिखा है इट इज एक्चुअली ओनली 7 कोलिजन्स इन 10⁻14 कोलिजन्स। बराबर बोल रहे हैं ना, इसका मतलब वही हुआ ना, क्योंकि 7 इंटू 10⁻14 को आप ऐसा लिखोगे ना, तो मतलब टोटल कोलिजन कितने हुए 10⁻14, बट सक्सेसफुल कितने हुए सिर्फ 7। बहुत ही रेयर है, तो अब इतना स्मॉल कोलिजन होता है। ठीक है, मार्क कर लिया ना सबने? और उसके नीचे एक रिमेंबर का पॉइंट है, वो मैं बता चुका हूं, अभी मैंने बताया था, वही है कि ऑल कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल डू नॉट लेड टू अ केमिकल रिएक्शन। हर कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं। तो उन्होंने बोला कोलाइडिंग मॉलिक्यूल नीड टू पजेस सर्टेन एनर्जी विच इज व्हाट ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझे यहां तक सबको? ठीक है, लिख लिया ना सबने? चलो अभी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्चुअली है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। चलो ध्यान दो ध्यान दो, देखो मैं थोड़ा तुम्हारे को ऐसी कोई चीज बता रहा हूं जो इसका बेसिक्स है। इसका बेसिक्स ये है कि जब ज्यादातर हमने रिएक्शंस, जब जनरली केमिस्ट्री में जब हमने देखा, तो ज्यादातर ये मालूम पड़ा कि जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये जनरली ऑब्जर्व किया गया। मैं नहीं बोल रहा कि सारे रिएक्शन फास्ट होते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। मतलब 10 में से 8 रिएक्शन में ऐसा देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट फास्ट हो जाए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो इससे पता ये चला कि इन जनरल ये बोला गया अपने, बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने देखो तुमको बोला था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट डेफिनेशन में, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। टेम्परेचर इज अ फैक्टर जो रेट को अफेक्ट करेगा। अब जैसे हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं कि रेट जो है वो टेम्परेचर से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आर्हेनियस, ठीक है? आर्हेनियस ने हमको ये बताया कि अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, 10 डिग्री से, मतलब मान लो कोई रिएक्शन चल रहा है 80 डिग्री पे, आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया, 90 कर दिया उसको, तो आर्हेनियस ने ये ऑब्जर्व किया फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम डबल। ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 10 डिग्री बढ़ाने से। ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा था। आर्हेनियस का क्या बोलना था कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, the rate of reaction almost becomes double हो जाता है।
तो रेट तो फास्टर हो गया ना, बराबर है। हाँ, अब देखो इसको ये प्रूव भी करना था भाई। अब उसको जब मालूम पड़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट तो बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है हर 10 डिग्री पे, अब उसको इसका कंक्लूजन देना था कि एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है। अब देखो इस बात से वो क्लियर था कि एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही, बैरियर पे कोई असर टेम्परेचर का हो नहीं रहा है, बैरियर उतना ही है। अब ऐसा अंदर क्या हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से जिससे रेट बढ़ गया? तो आरेनियस ने बताया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करते हैं ना, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब जो लोअर टेम्परेचर पे जितना कोलिजन हो रहा था उससे ज्यादा कोलिजन होगा और उससे ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन होगा, बिकॉज जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर। समझ रहे हैं? लोअर टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी वाले सब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वाले कम थे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो मॉलिक्यूल के पास पहले सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं थी अब उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो अब जब वो टकराएंगे तो प्रीवियस टेम्परेचर से ज्यादा कोलिजन होगा, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। समझ रहा है? तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, रेट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। लोअर टेम्परेचर पे उतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं थे जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल वाज लेस। और जब टेम्परेचर बढ़ाया तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़े मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया रिएक्टेंट का विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, तो उनका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का चांसेस भी बढ़ गया, इसलिए रेट डबल हो जाता है। समझा? तो इधर टॉपिक का नाम क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। तो रेट कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जबकि एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी की उतनी थी। तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं कुछ किया, हमने एनर्जी दे दी ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। समझा कि नहीं समझा? अभी जैसे मैं तुमको बोला कि रिएक्टेंट के बाद 10 किलो जूल एनर्जी थी, उसको अचीव कितनी करनी थी? हाँ, तो अगर ये अपन नॉर्मल टेम्परेचर पे करते तो ऐसे बहुत कम होते जो उस 100 को अचीव करते, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो शायद ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे जो 100 को क्रॉस कर पाएंगे। अरे समझ रहा है? दैट इज द पॉइंट। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए। समझा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए विद अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज को आर्हेनियस ने बहुत अच्छे से वापस इसने ग्राफ में एक्सप्लेन किया। एक ग्राफ है उधर पे, वो मैं भी बनाऊंगा, देखो ध्यान दो। तो आर्हेनियस ने ना उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक इक्वेशन दिया, उसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड्स में, और वो इक्वेशन ये है k इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये एक एक टर्म को मैं बताता हूं जरा इसमें क्या है, ध्यान दो। ये जो k लिखा हुआ है ना, हाँ ये रेट कांस्टेंट है, k इज अ रेट कांस्टेंट। a जो है ना a, इसको हम आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, या फिर इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं ना, एक्सपोनेंट के पहले वाला, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसका एक और नाम है, भाई पेपर में कोई भी आ सकता है इसलिए तीनों बता रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए। ई तो एक्सपोनेंशियल हो गया ना। अच्छा ई ए क्या है सबको पता है? ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर, हाँ अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? एनर्जी की बात चल रही है ना? अरे एनर्जी की बात चल रही है, ऊपर एनर्जी है तो नीचे भी जूल में आना चाहिए ना यूनिट, और टी आपका टेम्परेचर इन केल्विन है।
इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अब सुनो, इधर इधर पे कहीं भी अगर अपने को रेट पता करना है रिएक्शन का, तो के वैल्यू से पता करते हैं। क्योंकि मैंने तुमको एक टॉपिक पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, याद है? तो मैंने उसमें एक पॉइंट पढ़ाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग रेट कांस्टेंट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, याद है? तो के वैल्यू पे सबको डिपेंड करेगा। तो ए जो है ये कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में बोलते हैं, क्या नाम है इसका? इसको आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसलिए बोला गया बिकॉज वो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी को बताता है। ये जो ए है ना, ये क्या बताता है? कोलिजन की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझती है ना? नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं। एक क्वेश्चन अभी मैं सीईटी का बताता हूं, इसी में उन्होंने पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए। बोलो ए का यूनिट क्या आएगा? बहुत इजी है। क्यों? देखो भाई, के का यूनिट और ए का यूनिट सेम आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म यूनिट लेस है। आपका जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ये इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या? यूनिट ऑफ, अब सुनो, पर सेकंड नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि के का यूनिट डिपेंड करेगा ऑर्डर पे। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो के का यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ए का यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो ये पर सेकंड आएगा, तो ये भी पर सेकंड आएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। बस इतना पहले याद रख लो कि के का यूनिट और ए का यूनिट सेम आने वाला है, बट वो डिपेंड करता है किस पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड होगा। तो मैं यहां पे लिख के देता हूं, इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो उसमें के का यूनिट क्या होता है? के का यूनिट होता है पर सेकेंड। सो देयरफॉर ए का यूनिट भी, हाँ, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर होगा तो, समझा? ऑर्डर पे डिपेंड करेगा यूनिट। और यहां पे एक लिख लो नोट में, A is related to frequency of collision. क्या बड़ा है? हो गया लिख के? इस फॉर्मूले को अभी अपन दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे। ग्राफ अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं।
अरे हुआ क्या, हो गया। हाँ अभी देखो, ये लास्ट ईयर के नीट के पेपर में था ये क्वेश्चन, ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ओके हाँ सुनो ध्यान दो इधर। अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा उस फॉर्मूले में इट वॉज के इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी था, बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में नेचुरल लॉग ले लेंगे, दोनों साइड में टेकिंग ln लिख दो ऑन बोथ साइड्स, इसको इक्वेशन 1 दे दो चाहिए तो, ऑफ, बात मत करो ध्यान दो। अब अगर हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे तो लेफ्ट में बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, करेक्ट है। अब देखो ध्यान दो, बेसिकली ये तो लॉग के तो ठीक है, दिस इज लॉग ए इंटू बी, अरे यस और नो, ए इंटू है ना, लॉग ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ऑफ ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये भी हमने बराबर लिख दिया। अब इस पे ध्यान दो जरा, दिस इज लॉग ए रेस टू बी, क्या होता है वो लॉग ए रेस टू बी, बी लॉग ए, तो ये पूरा नीचे लेके आएंगे तो हमको मिलेगा, अब ये माइनस ई है ना, माइनस आएगा इधर, माइनस ई बाय ln, इसका क्या होगा भाई, इसका बेस ई है, जैसे log टू द बेस 10 ऑफ 10 1 होता है, वैसे ही ln का बेस e ऑफ e ये भी 1 होता है। तो अगर ये पूरा 1 हो गया, या कहीं लिख लेना साइड में, ये वैल्यू 1 होता है, ln में बेस e होता है ना, तो बेस e ऑफ e इज 1, जैसे log टू द बेस 10 ऑफ 10 1, वैसे ही log टू द बेस e ऑफ e इज ऑल्सो 1। अगर ये 1 हो गया तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ln k इज इक्वल टू देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना था, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब जरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे ध्यान दो, क्या है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चेक करते आ रहा है क्या इधर, हाँ ये देखो ये क्या है, y एक्सिस m, ये वाला x और ये c, तो इसका मतलब ग्राफ किसका बनने वाला है, ln k वर्सेस 1 बाय टी। सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर नीट में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ ln k वर्सेस 1 बाय टी। 4 ग्राफ बनाए थे उन्होंने ऑप्शन में, अभी सही ग्राफ अपन ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये ग्राफ जो बनने वाला है वो किसका बनने वाला है, ln k वर्सेस 1 बाई टी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, दर्शील सोने आया तू भी, हाँ ओके ध्यान दो, क्या ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाला है स्ट्रेट लाइन, ln a है ना, तो a का कोई वैल्यू होगा ना फ्रीक्वेंसी, तो जीरो नहीं होगा, मतलब कि इंटरसेप्ट इज नॉट जीरो, तो ग्राफ तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। अच्छा स्लोप पे ध्यान दो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होने वाला है,
ऊपर से स्टार्ट होगा। इंटरसेप्ट अपने को वाई एक्सिस पे कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इंटरसेप्ट कट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका इंटरसेप्ट। क्या है इंटरसेप्ट? ln a, और स्लोप क्या है? माइनस ई ए बाय आर। बंद कर दो, क्यों? पीछे ठंडी लग रही है क्या आज? इसलिए चुप बैठे है ना। हाँ, ये माइनस ई था ना, तो नीचे लिया तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस ए बाय आर स्लोप है एम। ओए सुनो, देखो इसके ऊपर एक तो ग्राफ का क्वेश्चन ये एज इट इज पूछा था, और एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा था कि ln k वर्सेस 1/t में स्लोप क्या होता है। तो स्लोप ऑप्शंस में लिखे हुए थे बहुत सारे, तो उसका आंसर है माइनस ए बाय आर। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर तुम सीटी में इधर उधर देखते रहते हो, तुमको बताने के बाद भी याद नहीं आता। ये स्लोप है, और ये स्लोप का क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। अब ये ग्राफ का जरा मतलब समझेंगे, खाली ऐसे ड्रॉ करने से नहीं चलेगा। ये 1/t है ना। अच्छा, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आवाज नहीं, क्योंकि आर्रेनियस क्या बोल रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। अब यहां पे रेट कहां से देखा जाएगा? के से, रेट कांस्टेंट। तो अगर अपना ग्राफ ऐसा जा रहा है तो 1/t का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब है ना। 1/t बढ़ने का मतलब t क्या हो रहा है? t कम हो रहा है। अरे t कम होगा ना, तभी तो 1/t बढ़ेगा। t छोटा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो। तो उससे आपको क्या पता चला? k का वैल्यू भी अरे हो रहा है ना डिक्रीज। k का वैल्यू डिक्रीज मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है। और अगर आप ऐसा जा रहे हो तो इसका मतलब आपका 1/t का वैल्यू छोटा हो रहा है, मतलब आपका t बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर आपका बढ़ता जा रहा है, तो आपका ग्राफ इस तरफ जा रहा है फिर। तो ऐसे में आपका ln k क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो k का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज। जितना बड़ा रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा रेट। आप समझा क्या कुछ? क्या बोला उधर पे? अच्छा, इसको है ना, देखो ये हो गया ग्राफिकल पार्ट। अब जो अपने को न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड्स में, उसमें हम लोग ln नहीं यूज करते, तुमको पता है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा log टू द बेस 10 में। तो अभी हम लोग इसी फॉर्मूले को log टू द बेस 10 में लिखेंगे। क्या करना पड़ेगा? इधर जो r है ना, r यहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ln नहीं रहेगा, log टू द बेस 10 रहेगा। तो log टू द बेस 10 यहीं पे लिख देता हूं मैं। log टू द बेस 10 का फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा log टू द बेस 10 k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 r इंटू 1/t प्लस log टू द बेस 10 a। इधर ध्यान दो सब लोग। ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि आपको इस पे ग्राफ बनाने बोले, इसके बजाय इस पे सेम ग्राफ आएगा। अबे सेम ग्राफ आएगा गधो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये भी, बस इतना होगा कि ln k नहीं होगा, उधर log टू द बेस 10 k होगा, वर्सेस क्या रहेगा? 1/t। स्लोप देखो ना, नेगेटिव है कि नहीं? अरे नेगेटिव है ना, बट स्लोप माइनस ए बाय आर नहीं है इस बार। स्लोप क्या है? माइनस ए बाय 2.303 आर है, और आपका log a जो है ये जीरो तो नहीं रहेगा, इंटरसेप्ट, तो ऐसे ही तो जाएगा ग्राफ। ग्राफ कुछ अलग नहीं बनेगा, ग्राफ वही बनेगा, स्लोप चेंज हो गया है, क्योंकि जब आप log टू द बेस 10 ले रहे हो तो आपका स्लोप ई बाय आर नहीं है, आपका स्लोप ई बाय 2.303 इंटू आर है। तो ये फर्क है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब
ये हो गया y, ये हो गया m x c। ठीक है, एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही यूज करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए यही यूज करेंगे। क्या पेज देख रहे हैं? हो गया? अब तो लास्ट टॉपिक बड़ा है ना, क्या होएगा उससे देखने से? तसल्ली मिलेगी, क्योंकि घंटा दिमाग में तो जा नहीं रहा है मेरे, इससे जल्दी खत्म हो जाएगा तो अच्छा है। हो गया? चेंज करूं इसको? अरे चेंज करूं क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ चुप बैठो, हाँ इधर ध्यान दो। अब देखो, इसके ऊपर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है बोर्ड्स में, अभी फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के न्यूमेरिकल काफी आते हैं। अगर बैठो, सेक्शन डी जो होता है पेपर का, बोर्ड्स का पेपर, उसमें ज्यादातर है ना केमिकल काइनेटिक्स के 3-3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें ये सारा पार्ट पूछा जाता है जो अभी हम लोग करने वाले हैं। क्या कैलकुलेट करना है हमको? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, चलो बताता हूं मैं। तो अपने को यहां बोला गया, फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। देखो, T1 T2 क्यों ले रहा हूं अभी? क्योंकि मैं तुम्हारे को यह समझाने वाला हूं कि जो आर्हेनियस बताने की कोशिश कर रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ना, रेट बढ़ता है, तो ऑब्वियसली हमको कंपेयर करना पड़ेगा ना 2 टेम्परेचर्स में कि T1 पे क्या था और T2 पे क्या था। तो अपन 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स ले रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन के, ठीक है। अच्छा, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे तो हमारे पास, ध्यान से सुनना इधर, एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 जो रेट कांस्टेंट होगा ना, वो क्या रहेगा? K1 रहेगा। क्या रहेगा? देखो K1 इसलिए लिखा बिकॉज हमने सीईटी में मार्क किया है रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट अलग रहेगा, एंड एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? हाँ, रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट लिख के देता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है, के का वैल्यू चेंज हुआ है। अब देखो, अपन ने ये इक्वेशन लिखा ना अभी प्रीवियस वाले स्लाइड में, ये वाला, अब ये इक्वेशन आपको 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? K1, ये हो जाएगा T1, E A वैसे ही रहेगा, फिर आप वापस से लिखोगे इधर K2 इधर T2। देखो ये भी चेंज नहीं होगा, सुनो, लॉग ए जो है ना फ्रीक्वेंसी, आरएनएस कांस्टेंट है, आरएनएस कांस्टेंट, आरएनएस कांस्टेंट भी सेम रहेगा, सिर्फ 2 ही चीजें, टेम्परेचर पे एक ही फैक्टर डिपेंड करता है, वो कौन है? रेट कांस्टेंट। तो अपने को 2 इक्वेशन बनाना है यहाँ पे। पहला इक्वेशन हम बनाएंगे, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? log to the base 10 K1 is equal to minus EA by 2.303 R into 1 upon T1 plus log to the base 10 A। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। और उसके बाद
log to the base 10 K2 into 1 upon T2 अब हमको है ना इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लिखेंगे हम लोग यहां पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, log K2 माइनस log K1। अरे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, log K2 माइनस log K1। तो यहां लिखेंगे log टू दी बेस 10 K2 माइनस, अच्छा राइट में भी ज्यादा बड़ा नहीं करते इसको, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन पे, इसमें से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख देता हूं मैं पहले, इसको माइनस EA बाय इंटू 1 अपॉन T2 बराबर। अच्छा माइनस है ना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बराबर है, इंटू 1 अपॉन log A माइनस log B है ना ये, तो इसको कैसे लिखेंगे, log A अपॉन B, log A बाय B। और इनमें कुछ कॉमन है दोनों में, माइनस नहीं निकालो, माइनस रहने दो, EA बाय 2.303 R कॉमन निकाल लेते हैं, EA बाय 2.303 R कॉमन निकाला। अब सुनो क्या बचा, 1 अपॉन T1 प्लस में है ना, और ये माइनस में बराबर। फाइनल फॉर्मूला log टू द बेस 10 K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। और याद रखो एक्टिवेशन एनर्जी आपको जानबूझ के क्वेश्चन में किलो जूल में देंगे, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, क्योंकि R का वैल्यू जूल में होता है। अरे R का वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अगर R आपका जूल में है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ऊपर जूल में होनी चाहिए। वो लोग आपको जूल में नहीं देते, ये नहीं देते लोग, कभी नहीं देते, वो लोग जानबूझ के अपने को किलो जूल में देते। तो अपने को क्या करना है, याद रखो कभी भी अगर अपने को जूल से किलो जूल कन्वर्ट करना है तो हम लोग 10⁻³ करते हैं, लेकिन अगर किलो जूल से जूल कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, ये तुमको करना पड़ेगा, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। तो आ गया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे अपने को 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है जिसपे अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, जब हमारे क्वेश्चन में 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए होंगे, तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर के साथ 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अभी तो उन्होंने बोला गर्मी लग रही है, कल तक तो हाय गर्मी कर रहे थे, हाँ आप बोल रहे हो हाय ठंडी, हाँ हाँ तो इधर तो कितना मस्त ठंडा है, हाँ गर्म हो रहा है, तो इधर आगे आ जा थोड़ा, उसको भी पीछे बैठो, उसके बाजू में बढ़िया। अच्छा वो भी 24 पे इतना अच्छा कूलिंग है, अभी 17 पे नहीं किया है इसको। जल्दी आने का 2 मिनट।
हो गया लिख के? बातें क्यों कर रहे थे? नहीं होगा आप चेंज। ओके देखो, जो ग्राफ की मैं बात कर रहा था, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, वो ग्राफ अभी ड्रॉ करना है। ये ग्राफ कॉन्सेप्चुअली खाली समझने का है अपने को, ठीक है? ध्यान देना इधर पे। देखो, इस ग्राफ में ये बताया गया है कि जब आरेनियस ने बोला कि रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जितना भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ता है। तो वो रेट बढ़ने का एक्चुअल क्या रीजन है कि रेट जो बढ़ रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी तो कम नहीं हो रही है। तो फिर हमने क्या बोला था, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है विद अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, वो लोग बढ़ रहे हैं। बराबर है, मतलब ज्यादा लोग बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे एक्चुअल में। तो उसको ना ग्राफिकल पॉइंट में उन्होंने पेज नंबर 133 पे दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं ग्राफ वो बना रहा हूं यहाँ पे। ग्राफ बनाओ फटाफट मेरे साथ, टाइम पास मत करो। अबे लिखो गधो। अरे लिखो चुपचाप गधो। क्या टाइम पास कर रहे हो श्रेया?
जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ? क्या? तो मैं क्या करूं? हमारे को गर्मी हो रहा है दिल से, बहुत गर्मी हो रहा है। मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा अभी। हाँ, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, क्या? मैं क्यों करूँ? ये है किसी ने क्या इसी वाला? वो मुझे नहीं पता, बट कंप्लेंट तो हुआ इतना मेरे को मालूम है। वो नहीं पता, मैं नहीं था। वो खाली इतना पता चला कि कंप्लेंट हुआ है कुछ लोगों का, बहुत लोग का हुआ है। मेरे को नहीं पता ना, वो खाली ऐसा मालूम पड़ा कि कंप्लेंट हुआ है। नहीं नहीं, बता रहा हूँ। ओए, इधर ध्यान दो अभी। साइलेंट। देखो, ये हम लोग, तुम लोग ने अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह कुछ पढ़ा था क्या रिसेंटली फिजिक्स में? अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, बराबर। अभी देखो ऑलरेडी मैंने बता दिया है पे T2 इज ग्रेटर देन T1। यहाँ पे ध्यान देना अभी सब लोग, ये जहां पे ये पीक है ना, देखो ये वाला जो पीक है और ये वाला, यहां पे ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ये है, समझा? इधर पे ध्यान दो, अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको जरा समझ लो अच्छे से। इस पॉइंट पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है कि नहीं? अरे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उनकी कम है, समझा ये कुछ? नाउ दिस इज लोअर टेम्परेचर। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो ग्राफ उस तरफ पुश हुआ है, एरिया जो है ना कर्व के अंदर का वो चेंज नहीं हुआ है, ग्राफ आपका ऐसा स्प्रेड हुआ है। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? अब हुआ क्या, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, देखो ध्यान से, थोड़े से कम है इधर, बराबर है, एज कंपेयर टू T1, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, बढ़ी है कि नहीं? है ना? लेकिन यहाँ पे कहीं भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं था। एक्टिवेशन एनर्जी देखो यहाँ है, अबे हाईएस्ट एनर्जी होता है ना वो, तो ऑब्वियसली कहीं आगे होना चाहिए। तो मैंने इस यहाँ पे क्या बना दिया, बैरियर, ये बैरियर है, ठीक है। अब आप ये चेक करो कि इस बैरियर को जो क्रॉस किया वो प्रोडक्ट बनेगा। तो T1 पे ये वाला बैरियर क्रॉस करने वाले इतने ही मॉलिक्यूल थे जो मैंने व्हाइट से हाईलाइट किया है,
एट टेम्परेचर T1। कर्व दिख रहा है क्या? ग्रीन वाले कर्व पे ध्यान दो। ग्रीन वाला कर्व जब ये EA को क्रॉस किया तो इसके आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ थे, इसका मतलब तो उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस किया, मतलब इनका क्या बना? प्रोडक्ट। लेकिन जब यही सेम चीज T2 पे देखी गई तो अब देखो ये ऊपर से गया ना ऐसे, तो क्या पता चल रहा है इससे हमको? ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर रहे हैं। ये प्लस ये ना दोनों काउंट होगा। अरे नहीं समझा? ये तो पहले से जा ही रहे थे T1 पे, बट T2 पे और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल गए ना एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके। इसका मतलब क्या हुआ? अपने को समझ में आ रहा है ग्राफ से कि एट टेम्परेचर T2 जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन द T1। T1 पे जितने मॉलिक्यूल थे जो एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर रहे थे उससे ज्यादा मॉलिक्यूल T2 पे क्रॉस कर रहे हैं। समझ रहा है? ये वही ग्राफ है, ये उसी को बता रहा है। तो अपने को क्या समझा कि एट अ गिवन टेम्परेचर मान लो T1 एक गिवन टेम्परेचर है, कितना है? T1 है। ओए चुपचाप अभी मैं सीरियसली इधर पे ध्यान दो, मेरा डिस्टर्बेंस मत करो मेरे। एट अ गिवन टेम्परेचर T1, अभी T1 हाई टेम्परेचर है क्या लो है? मैंने इधर पे क्या लिया है? लो टेम्परेचर लिया है। तो T1 पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA इज व्हाट? लेस। बराबर है? अरे बराबर है कि नहीं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA इज लेस एट T1। बट जब हम एट अ गिवन टेम्परेचर T2 पे पहुंचते हैं तो क्या पता चला अपने को? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA इज मोर। तो अगर ज्यादा मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स के चांसेस है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के। तो रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आर इंक्रीजिंग। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए इसलिए रेट बढ़ गया। समझा? समझा कि नहीं? देख लो ये पॉइंट। ये मैंने तुमको पहले भी बताया है कि ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखो यहां पे, जिनके पास ना एनर्जी बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है
most of the molecules are having this kinetic energy. Few are having very small and few are having very high. Okay, ये तुमको सीखने को मिलेगा वापस से फिजिक्स में। एक चैप्टर है केटीजी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, उसमें ये सिखाया जाता है। 3 टाइप की वेलोसिटी होती है। एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, और एक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मैंने शायद वो एंट्रेंस के लेक्चर में एक बार सिखाया था, आरएमएस वेलोसिटी करके होता है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, ये सब तुमको सर पढ़ाएंगे फिजिक्स में। ऐसा ही ग्राफ है उसमें भी। हो गया? लास्ट पॉइंट लेक्चर थोड़ी खत्म होगा, तो टाइम रोको, अभी कुछ नहीं, लास्ट टॉपिक बचा है। हो गया लिखे? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बाकी है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हाँ क्या हो गया? तूने कल मैसेज डाला था ना, सर बहुत हेक्टिक हो गया है, एग्जाम को चेंज करो। साइंस में इसी होता है, साइंस का शेड्यूल ही हेक्टिक है। हाँ तो क्या हुआ, वो तो रोज बचते हैं। ग्लूकॉन डी का बॉटल लाओ तुम, एक भर के, ठीक है? हाँ तो फिर क्या मांगता है तुमको, कुछ अलग पीने का आएगा? हाँ कुछ नहीं होता सर उससे, तो मूड बनता ही नहीं है, तो मूड बनाने का है। ओए चुप बैठो, छोटा सा ही पॉइंट है, 5 मिनट लगे, ध्यान दो इधर देखो, साइलेंट। देखो ये लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारे को कैटलिस्ट का डेफिनेशन पहले से ही पता है, ठीक है? कैटलिस्ट क्या होता है? सब्सटेंस which can alter the rate of reaction। देखो ये हमेशा इंक्रीज लिखना सही नहीं होता, बट अपने सारे बुक्स में वो कन्वेंशनल डेफिनेशन फॉलो हो रहा है कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट ऑल्टर्स द रेट। बिकॉज ऑल्टर करना मतलब चेंज करना, चेंज करने में 2 चीजें होती है ना, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज भी करेगा, दोनों करेगा, दोनों पॉसिबल है। चुप बैठ जाओ अभी, दोनों पॉसिबल है, रेट इंक्रीज भी हो सकता है और रेट डिक्रीज भी हो सकता है। बट हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग रेट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और रेट इंक्रीज करने के लिए जो कैटलिस्ट होता है उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला जाता है, ठीक है? जो रेट को इंक्रीज करता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और जो रेट को डिक्रीज करता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट है, ठीक है? अब है ना, सुनो ध्यान से, नेगेटिव कैटलिस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इनको इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। इनहिबिट करना मतलब रोकना रिएक्शन को, क्योंकि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में जिनको हमको रोकने की जरूरत होती है, बिकॉज दे आर हैजार्डस या टॉक्सिक। ऐसा कुछ रिएक्शन है जो हम नहीं चाहते कि वो हो, तो हम लोग ऐसा कोई सब्सटेंस डालते हैं जिससे रेट स्लो हो जाता है, तो ये वो वाला है, ठीक है? अब हम लोग फिलहाल पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। क्यों आवाज आ रहा है बीच बीच में? हम लोग अभी पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने तुमको बताया कि कैटलिस्ट का रोल क्या है, तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया अपने को, वो एग्जांपल ये है, पोटेशियम क्लोरेट है, ये डिकम्पोज होके KCl दे रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन गैस दे रहा है। अब इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है, अपने बुक में लिखा हुआ है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है? अगर हम ये कैटलिस्ट ना डालें तब भी रिएक्शन हो जाएगा,
बट वो बहुत स्लो होगा। तो हमने कैटलिस्ट डाला टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो MnO2 क्यों डाला है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब है ना, इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। उस ग्राफ में पता चलेगा कि कैटलिस्ट के साथ और बिना कैटलिस्ट के ग्राफ में क्या चेंजेस आता है, मतलब रिएक्शन में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। बात मत करो, लिखो जल्दी। क्या हुआ, अभी ब्रेक है ना भाई 5 मिनट में। देख दो, ड्रॉ करो। तूने कुछ भी नहीं लिखा है ना? अभी मिलना सर से आके। हाँ, तेरे को मैं तब से वही देख रहा हूँ, तो मैं तू लिखेगा लिखेगा, अभी तेरे को मौका दिया, लेक्चर खत्म हो गया। कल बोला था बुक खत्म हो गई है ना, कल खत्म हो गई थी। हाँ, आज तू खत्म हो। चलो बनाओ जल्दी से।
हो गया तुम्हारा लिख के? कैटेलाइज रिएक्शन गिव्स ऑल्टरनेट पाथवे, सेम रिएक्शन एक डिफरेंट पाथवे से जा रहा है, वेर EA2 इज लेस देन EA1, मतलब सेकंड वाले पाथवे की एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट वाले से कम हो गई. तो दिस इंडिकेट्स दैट कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन increases. So rate of reaction activation energy is inversely proportional.